हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो सब? तो हम लोग पहुंच चुके हैं इफेक्ट वाले पार्ट के आखिरी पड़ाव में, जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी कि प्रतिस्थापन प्रभाव को देखेंगे। और प्रतिस्थापन प्रभाव को खत्म करने के बाद हम देखेंगे कि इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बीच में क्या रिश्ता है। आय प्रभाव, कीमत प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव के बीच का रिश्ता क्या है, इनके बीच में संबंध क्या है, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये पोर्शन हम लोगों का कंप्लीट होगा। ध्यान रहे कि अभी हम सिर्फ हिक्स के अप्रोच की बात कर रहे हैं। इसके अलावा स्लट्सकी ने भी एक अप्रोच दिया था जिसकी अभी हम लोग बात नहीं कर रहे, वो हम लोग आखिर में करेंगे। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी ने स्लट्सकी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा ही है। तो शुरू करते हैं अपना आज का क्लास जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही हैं, एक के बदले दूसरा। ठीक है, अब इसको समझने के पहले अभी दो कंसेप्ट आपको समझना होगा। एक होगा कि रियल इनकम क्या है, और एक कंसेप्ट इसके अलावा आपको समझना होगा, वो है क्या कहते हैं कि कंपनसेट। कंपनसेट की बात करेंगे हम लोग, लेकिन कंपनसेट से पहले एक और कंसेप्ट आपको समझना होगा, वो होगा रिलेटिव प्राइस। देखिए, रियल इनकम को हिंदी में वास्तविक आय कहते हैं और रिलेटिव प्राइस को हिंदी में सापेक्षिक कीमत कहते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट दोनों देखे। दोनों के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि जब हम इनकम इफेक्ट की बात कर रहे थे तो हम प्राइस इफेक्ट को रोक के रख रहे थे, प्राइस इफेक्ट की कोई चर्चा नहीं कर रहे थे। प्राइस जो है वो कांस्टेंट था, वो बदल नहीं रहा था। ठीक है, दाम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था जब हम आय प्रभाव को देख रहे थे। तो उसी तरह जब हम कीमत प्रभाव को देखें, जब हम कीमत प्राइस इफेक्ट को देखें तो हम इनकम इफेक्ट को कांस्टेंट मान लिए। लेकिन रियल लाइफ में ये सिचुएशन भी हो सकता है कि प्राइस भी बदले और इनकम भी बदले। ठीक है, सादा सादी सिर्फ प्राइस बदले इनकम कांस्टेंट रहे ऐसा तो नहीं हो सकता। आदमी का आय में भी परिवर्तन हो सकता है और वस्तु के दाम में भी परिवर्तन हो सकता है। जब ये दोनों चीज हो तो क्या होगा वो हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, इसके अंतर्गत यानी कि इसमें हम लोग इनकम और प्राइस दोनों को वेरिएट करके एक साथ देखेंगे कि क्या है। लेकिन ध्यान रहे, यहां पे जो रियल इनकम है, अभी इनकम और प्राइस की जो हम बात की उसको रखिए साइड में। देखिए, यहां पे रियल इनकम का मतलब क्या है कि वास्तविक आय। रियल इनकम जो है ना, वो क्या बताता है, तो वो वास्तविक आय बताता है। वास्तविक आय का मतलब क्या है कि क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर, हम कितना खरीद सकते हैं उसी पैसे से। ठीक है, ये चीज जो है वो रियल इनकम बताता है। वैसे तो हम लोग कीमत इफेक्ट में देख चुके हैं रियल इनकम, लेकिन यहां एक बार समझते हैं। मान के चलिए कि आपके पास 100 रुपए है, आप एक वस्तु खरीदते हैं, मान के चलिए केला खरीदते हैं। ठीक है, केला जब हम लिखे तो समझिएगा 12 पीस, एक दर्जन केला खरीदते हैं। मान के चलिए इसका रेट है 10 रुपया प्रति दर्जन। ठीक है, 10 रुपया प्रति दर्जन। तो आप इस पैसे से कितना केला खरीद पा रहे हैं? इस पैसे से जो आप केला खरीद पा रहे हैं वो कितना है? टोटल 10 पीस। ठीक है, अब ये है आपका आय। ठीक है, और ये है वस्तु का मूल्य, प्राइस। ठीक है, अब सोचिए कि जो प्राइस है वस्तु का वो गिरता है, और वो गिर के आप 10 रुपया दर्जन ना होकर के 5 रुपया प्रति दर्जन हो जा रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? अब आप इसी 100 रुपए में अब आप जो है वो पहले कितना खरीद रहे थे? 10 दर्जन खरीद रहे थे। 10 रुपए का दाम था, केला का मूल्य जो था वो कितना था? तो 10 रुपए था पहले। अब वो गिर करके 5 रुपया हो गया।
तो आप 10 पीस खरीद रहे थे, अब 5 पीस हो गया तो 5 रुपया दर्जन हो गया, तो आप 100 रुपए में कितना खरीद पा रहे हैं? 20 दर्जन केला। अब देखिए पैसा आपका उतना ही है, इनकम आपका कांस्टेंट ही है, आय जो है वो आपका 100 का 100 ही है, लेकिन मूल्य में परिवर्तन होने की वजह से आपका परचेजिंग पावर यानी खरीदने की जो क्षमता है वो अब बढ़ चुकी है। अब आप 10 की जगह 20 खरीद रहे हैं। तो इनकम अगर कांस्टेंट है, तब भी अगर प्राइस में कोई परिवर्तन होता है तो हम जो है वो रियल इनकम में कोई चेंजेस हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस हो सकता है। ये कंसेप्ट इन्फ्लेशन के दौर में हम लोग देखते हैं। आपसे कहते हैं ना लोग कि एक काम करो, 3 दिन में आपका पैसा डबल। ठीक है, वो सीन फिर हेरा फेरी वाला। तो आप बैंक में जाते हैं, पैसा एफडी करते हैं। वैसे देखिए, इस चीज को गलत मत मानिएगा, हम आपको एफडी करने से रोक नहीं रहे या मना नहीं कर रहे, या जो भी है वो मना नहीं, कुछ हम आपसे कह नहीं रहे, हम बस समझा रहे हैं आपको। आप बैंक में गए, 100 रुपए अपना जमा कर दिए, बैंक ने आपसे कहा कि मैं इतने दिन बाद आपके पैसे को जो है वो इतना पैसा आपको लौटाऊंगा। या एलआईसी में आप लगाते हो, या आप किसी और चीज में जब पैसा खर्च करते हो, ये मान करके कि इतने दिन बाद हमको इस पैसे के बदले में इतना पैसा मिल जाएगा। तो वहां पे आपको ना इन्फ्लेशन भी देखना चाहिए। अगर आप अभी 100 रुपया जमा किए और अभी आप 100 रुपए जमा कर रहे हैं, और अभी केला का दाम 10 रुपया दर्जन चल रहा है, और अगर बैंक आपसे कह रही है कि इस 100 रुपया का हम आपको 200 रुपया दे देंगे अगले 5 साल के अंदर, और जब आप वहां पे जाते हैं, उस 5 साल में जाते हैं, तो आपका केला का दाम जो है वो 10 रुपया दर्जन की जगह 20 रुपया दर्जन हो चुका है, महंगाई आपकी बढ़ चुकी है। तो अब आपको बैंक अगर 200 रुपया दे रहा है, तो आप 2026 में, अभी 2021 है, आप 2026 में उस डबल पैसे से, 100 के 200 से भी आप सिर्फ 10 दर्जन ही केला खरीद पा रहे हैं। ठीक है, हालांकि आपका पैसा डबल हो चुका है, लेकिन तब भी आपकी क्रय क्षमता जो है, क्रय क्षमता जो है वो आज भी 5 साल बाद भी उतना ही है, क्योंकि महंगाई भी डबल हो चुकी है। और इमेजिन कीजिए कि अगर आप 100 रुपए का आपको 200 रुपया मिल रहा है 2026 में, और केला जो है वो 10 रुपया दर्जन से अगर 50 रुपया दर्जन हो जाता है, तो तब आप अपने 100 रुपए से जो है वो 100 रुपए का 200 रुपए करके भी आप नुकसान में हैं। ठीक है, तो ये है रियल इनकम और इनकम का कंसेप्ट। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं आपको, और कुछ नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिलेटिव प्राइस। रिलेटिव प्राइस क्या है? तो रिलेटिव प्राइस है कि अगर दो वस्तु है एक्स और वाई, तो एक्स के प्राइस में चेंज होने पे वाई पे जो प्रभाव पड़ेगा, मतलब एक्स का प्राइस जो है वो वाई के लिए रिलेटिव प्राइस है, और वाई का प्राइस जो है वो एक्स के लिए रिलेटिव प्राइस है। प्राइस दो तरह के होते हैं, एक अपना प्राइस और एक अपने साथ वाले का प्राइस, रिलेटिव प्राइस। ठीक है, इतना पढ़ चुके हैं तो इतना आप लोगों को आता ही होगा। अब समझिए इस चीज को कि अगर आपका परचेजिंग पावर, ठीक है, आपका रियल इनकम जो है वो कैसे चेंज होता है, जैसे देखिए, एक छोटा सा इक्वेशन समझाते हैं आपको। इक्वेशन नहीं, ऐसे लिख के समझाते हैं। ये आपका पैसा है, प्राइस है, प्राइस बढ़ गया। अब क्या है कि आप उतने ही पैसे में कितना, तो यहां थोड़ा कलर चेंज करते हैं हम लोग। अगर किसी चीज का दाम बढ़ जाता है और आपका इनकम 100 का 100 है, अब केला आपका 10 की जगह 20 रुपया दर्जन अगर हो गया, दाम बढ़ गया, तो आप कम वस्तु खरीद पा रहे हैं, अब सिर्फ आप 5 दर्जन ही केला खरीद पा रहे हैं, है ना? और यही चीज आप देखिए कि अगर प्राइस घट जाता है, तो आप उतने ही पैसे में अधिक अधिक वस्तु खरीद सकते हैं पहले के मुकाबले। ठीक है,
अब देखिए अगर ये 10 की जगह 5 हो जाता है, ये मान के चलिए जो ये 100 10 रुपए था, इसका दाम अगर 5 रुपए हो जाता है तो आप ज्यादा सामान खरीद रहे हैं। इसका मतलब अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है तो आपकी जो परचेजिंग पावर है ये आपका क्या हो रहा है, तो ये आपका घट रहा है। और वहीं अगर प्राइस आपका बढ़ रहा है इनकम को कांस्टेंट मानते हुए, आपका आय 100 का 100 रुपया है, तो अगर आपका प्राइस घट रहा है तो आपका जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ रहा है, यानी कि आपका रियल इनकम जो है, वास्तविक आय जो है ये आपका बढ़ रहा है और इस कंडीशन में आपका घट रहा है। ये ये इक्वेशन आप समझ गए ना, ठीक है। अब थोड़ा इसको एक्सटेंड करते हैं, इतना समझ गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अब आप ध्यान रखिए कि अगर आपका पैसा प्राइस बढ़ता है किसी वस्तु का या घटता है, इस दोनों ही कंडीशन में कंज्यूमर जिस इंडिफरेंस कर्व पे था उस इंडिफरेंस कर्व पे से वो ऊपर नीचे होगा। मान के चलिए ये अगर ग्राफ है और अगर पहले वो इस इंडिफरेंस कर्व पे था, मान के चलिए इस इंडिफरेंस कर्व पे था, अब अगर प्राइस घटा या बढ़ा, अगर घटा तब तो वो ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट कर जाएगा प्राइस इफेक्ट, और बढ़ा तो वो नीचे के इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट कर जाएगा प्राइस इफेक्ट। ठीक है, तो इस चीज को समझिए। और ज्यादा संतुष्टि का उसका जो लेवल है, सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो बदल रहा है। प्राइस के बदलने से व्यक्ति का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन लेवल भी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि रियल इनकम चेंज हो रहा है। रियल इनकम का मतलब उसकी जो खरीदने की क्षमता है वो बढ़ रही है या घट रही है दाम के बढ़ने घटने से। इतना समझ गए ना आप लोग? तो अगर प्राइस जो है वो बढ़ता घटता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर है ही गोज टू अ डिफरेंट आईसी, ठीक है। और उसका सेटिस्फैक्शन लेवल, उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या हो रहा है, वो भी बदल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो परचेजिंग पावर है या जो हम लोग इसको कह सकते हैं रियल इनकम है, ये क्या हो रहा है, इसमें भी बदलाव हो रहा है ना। अब देखिए, अब आप लोग ये जो है ये है प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट सब समझ लिए। अब एक चीज ध्यान रखिए कि अगर हम लोग रियल इनकम को भी कांस्टेंट माने, रियल नहीं, इस इफेक्ट को अगर हम कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, ठीक है, माने नहीं, अगर हमको रखना है, अगर हम रखना चाह रहे हैं, अगर हम इस इफेक्ट को भी, ये जो पार्ट है इस पार्ट को भी अगर हम कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको हम कांस्टेंट रखना क्यों चाह रहे हैं? ताकि हम चाह रहे हैं कि सिर्फ प्राइस का असर हो, इनकम का असर नहीं हो। ऐसा हम क्यों चाह रहे हैं कि सिर्फ प्राइस का असर हो, इनकम का कोई असर नहीं हो? बताइए, हम ये क्यों चाहते हैं कि सिर्फ प्राइस का असर हो, इनकम का असर नहीं हो उपभोक्ता के सेटिस्फेक्शन लेवल पे? क्यों? क्योंकि हम यहां इनकम और प्राइस दोनों का इफेक्ट एक साथ देखना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो कैसे? तो वो हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे दिखेगा। ये जो इफेक्ट है, ये जो रियल इनकम है, इसको अगर हम कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं ताकि सिर्फ प्राइस का असर हो उपभोक्ता के ऊपर, इनकम के बदलने का, कोई रियल इनकम के बदलने का असर ना हो उसके ऊपर, तो वो हम कैसे कर पाएंगे? देखिए, प्राइस इफेक्ट में हम देख चुके हैं कि अगर प्राइस चेंज होगा तो उपभोक्ता जो है वो डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट कर जाएगा। उपभोक्ता डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन यहां पे हम लोगों को सेटिस्फैक्शन लेवल को कांस्टेंट रखना है, उसके लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को कांस्टेंट रखना है हम लोगों को।
उसी इंडिफरेंस कर्व पे रहना है, हमें ऊपर या नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट नहीं करना है। इसीलिए हम ये जो रियल इनकम, देखिए इनकम का जब असर हो रहा था तो हम लोग क्या देखे थे इनकम इफेक्ट में, ये ऊपर की ओर शिफ्ट कर जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे जब प्राइस भी हो रहा था तो वो क्या हो रहा था, ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट कर जा रहा था, ये तो हम लोग देख चुके हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमें उसी इंडिफरेंस कर्व पे रहना है, उसी, आप लोग ध्यान से समझने की इसको कोशिश कीजिएगा, हमें सेटिस्फेक्शन लेवल को कांस्टेंट रखना है इसमें, ठीक है। तो जो रियल इनकम का असर हो रहा है इसको हमको कांस्टेंट रखने के लिए, इसको हमको कांस्टेंट रखना होगा। इसलिए कांस्टेंट रखना होगा, इस रियल इनकम का जो प्रभाव हो रहा है इसके ऊपर कि उसकी जो परचेजिंग पावर बढ़ रही है उसको हमें कांस्टेंट रखना होगा। क्यों रखना होगा? ताकि सिर्फ और सिर्फ प्राइस का असर हो। और क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि हमें उसी इंडिफरेंस कर्व पे रहना है। कैसे समझते हैं? बातों से सिर्फ आप लोग इकोनॉमिक्स को नहीं समझ पाइएगा, उसके लिए आपको ग्राफ भी समझना होगा, ठीक है। तो जो प्राइस बदला है, कैसे इस चीज को हम रियल इनकम के असर को हम कैसे वहां पे रोक के रख सकते हैं, उसको हम कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं? तो जो प्राइस बदला है, जिस जिस अमाउंट से प्राइस बदला है उसी हिसाब से अगर हम जो इनकम है उसको माइनस कर दें तो, मतलब साफ साफ समझिए कि जो इनकम से जो रियल इनकम में परिवर्तन आया है, इनकम से जो रियल इनकम में परिवर्तन आया है, तो वो जो पैसे का परिवर्तन आया है उस पूरे को हम अगर माइनस कर दें, पूरे को माइनस कर दें, तो वो इनकम और रियल इनकम सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिर्फ बातों से नहीं समझिएगा, समझाते हैं। 100, 100 रुपया है, 10 रुपया दर्जन, टोटल 10 दर्जन खरीद पा रहा है वो, ठीक है। अब दाम बदला और 5 रुपया दर्जन, तो अब वो 20 दर्जन खरीद पा रहा है, ठीक है। तो यहां पे उसका रियल इनकम कितने से बढ़ा? ये है इनकम, रियल इनकम कितने से बढ़ गया? क्या रियल इनकम इसका डबल नहीं हो गया? डबल हो गया ना। तो जिस हिसाब से ये बदला है, जिस हिसाब से ये रियल इनकम चेंज हुआ है, अभी आप मान के चलिए, ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर यहां आप देखें और इस कंडीशन में अगर अगर इसी कंडीशन में अगर आप देखते हैं तो अभी आप जो 10 खरीद रहे थे, ये अब आप सिर्फ 50 रुपया में खरीद सकते हैं, इस रेट से अगर आप देखें तो, है ना। इसका मतलब इसका इनकम, रियल इनकम लगभग 50 रुपए के हिसाब से बढ़ गया है, डबल हो गया है, ठीक है। हम सिर्फ समझा रहे हैं कि जिस अमाउंट से, जिस तरह के अमाउंट से बढ़ा है वो आप लोग समझ पा रहे हैं ना, तो समझ गए होंगे। अब हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि रियल इनकम किस हिसाब से बदला है, ठीक है। तो जो रियल इनकम बढ़ा है, अगर हम उसी रियल इनकम को, जो इसमें जुड़ा है ये रियल इनकम, इसी रियल इनकम को अगर हम माइनस कर दें तो क्या हम रियल इनकम के इफेक्ट को रोक सकते हैं? अब इस 100 में अगर हम 50 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 50। अब इस 50 से हम इस 5 रुपया के रेट से भी 10 ही यूनिट खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं ना। तो इसका मतलब हम रियल इनकम के असर को जो है वो रोक दिए, वो कांस्टेंट रख दिए। क्यों रोक दिए? क्योंकि अगर हम इसको नहीं रोकते तो हम ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट कर जाते, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा था जिसको हम खर्च करके और वस्तु को खरीद लेते और हम ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट कर जाते। लेकिन हमें उसी इंडिफरेंस कर्व पे रहना है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, का यही रूल है कि हम उसी सेटिस्फेक्शन लेवल पे हमें रहना है। समझ गए ना? इतना इतना समझ गए होंगे। ये जो हम पैसा माइनस कर रहे हैं, इसको हिक्स ने, इस जो ये जो है, ये जो हम काम कर रहे हैं, इसको हिक्स ने एक मतलब नाम दिया। उस नाम उसने रखा कम, इसको ये जो कंपनसेट कर रहे हैं हम, ठीक है, कंपनसेट कर रहे हैं तो इसको कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम कहा हिक्स ने, ठीक है। कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम कहते हैं इसको, हिक्स कहते हैं कि ये कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम है,
मतलब इसका ये हुआ कि जिस अमाउंट से हमारा रियल इनकम बढ़ रहा है उसी अमाउंट से अगर हम उसको वाइप आउट कर दें, उसको हम बाहर कर दें, उसको हम काट के निकाल दें, तो हम वहीं के वहीं बने रह जाएंगे। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें रियल इनकम का जो प्रभाव है उसको रोकना होगा। क्यों रोकना होगा? ताकि हम उसी से जो है इंडिफरेंस कर्व पे बने रहे। ठीक है, जिस अमाउंट से कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ा है 50 वाला हिसाब, उसी अमाउंट से अगर हम रियल इनकम को कम कर देते हैं तो हम जो है उसी सब लेवल पे बने रह जाएंगे, हमारा इनकम लेवल जो है वो कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को भी दो अर्थशास्त्रियों ने दिया था, हिक्स ने और स्लट्सकी ने। हिक्स जो है वो जे.आर. हिक्स और आर.जे.डी. एलन मिलकर के देते हैं उस थ्योरी को, और उस थ्योरी का नाम पड़ा हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और स्लट्सकी ने भी जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिया था। तो स्लट्सकी जो है उसको स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। वो हम लोग स्लट्सकी को हम सेपरेट वीडियो देंगे क्योंकि वो हमारे फेवरेट इकोनॉमिस्ट हैं, हम उन पे अच्छे से बात करेंगे। और वैसे भी उनको यहां लेके आएंगे तो हौच पौच होगा और आप समझ नहीं पाएंगे। इतना समझ गए? तो अब हम समझते हैं क्या, तो हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इतना तो समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं हम। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि मनी इनकम जो होगा कंज्यूमर का, उसको ऐसे कम करते हैं, ऐसे जादू से कम करते हैं कि कंज्यूमर ना तो बेटर ऑफ की स्थिति में होता है और ना ही वो वर्स ऑफ की स्थिति में होता है, ना ही वो अच्छा या बुरा महसूस कर पाता है। ऐसा कब करते हैं? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, गवर्नमेंट टैक्स लगा करके रियल इनकम आपका खा जाती है। ठीक है, रियल इनकम के असर को वो रोक देती है। इस असर को, इसी चीज को, इस पूरे जो बात है इसको हिक्स ने क्या कहा, तो कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम कहा। ठीक है, अब इसको ग्राफ से समझते हैं। बहुत हो गया बात, अब थोड़ा ग्राफ बनाते हैं और समझते हैं। बहुत ही ध्यान से इसके ग्राफ को समझिएगा, क्योंकि ग्राफ आपको बना बनाया बुक में, नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन उसको ड्रॉ कैसे करना है ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं बार बार इसको कहता हूं क्योंकि यही आपको मार्क्स दिलाएगा और कोई मार्क्स नहीं दिला सकता। थोड़ा बड़ा ग्राफ करते हैं, इसलिए थोड़ा ये हिक्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है इसको ऊपर खींच देते हैं और एक बड़ा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये गुड एक्स है, गुड वाई, ये गुड एक्स है। ठीक है, अब देखिए ये जो है हमारा, ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा है बजट लाइन, जिसको हम लोग किस चीज से दर्शाते हैं? इसको हम लोग बी और एल से दर्शाते हैं। अब आप ये मान के चलिए कि उपभोक्ता जो है वो इस सिचुएशन में उपभोक्ता जो है वो कुछ इस आईसी पे था। ठीक है, अब जो है वो मान के चलते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो फॉल कर जाता है, गिर जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ओरिजिनल बजट लाइन है वो शिफ्ट करके कहां चला जाएगा? BL1 पे। यहां से हम लोग इसको खींच के इसको BL1 दिखा देते हैं। अब बजट लाइन बढ़ गया क्योंकि हमारी क्रय क्षमता जो है वो बढ़ चुकी है, अब हम एक्स को ज्यादा अमाउंट खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन को रोकना है हमें, क्योंकि हमें इसी इंडिफरेंस कर्व पे रहना है, हमें ये आईसी जो है इसी आईसी पे रहना है। इसीलिए इस असर को हमको रोकना है, ये L1 वाला असर जो है इसको हमें रोकना है। ठीक है, क्यों? यहाँ पे रियल इनकम जो है वो क्या हो चुका है, तो वो बढ़ चुका है। अब इसको कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट रखने के लिए जिस अमाउंट से ये BL शिफ्ट किया है BL की, और इस BL जो BL शिफ्ट किया है, इसको रोकने के लिए उसी
उसी के पैरेलल ये जो बजट लाइन है, इसी के पैरेलल हमें नया बजट लाइन तैयार करना होगा। मतलब हमने जो पैसा यहां से बढ़ा था हमारा, उसको हम धीरे धीरे यहां से ऐसे कम करेंगे और उसी इंडिफरेंस कर्व पे हम रह जाएंगे। इसका नाम हम देते हैं आर और इसका नाम देते हैं एस। अब आप लोग ध्यान से देखिए वो असर खत्म हुआ कि नहीं। पहले जब उपभोक्ता कंज्यूम कर रहा था तो वो इस पॉइंट पे था, वो क्यू पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में था। ठीक है, ठीक है। अब जबकि उसका इनकम, रियल इनकम बढ़ा और उसको हम लोग कंपनसेट किए तो वो पहुंच गया यहां पे, यानी Q से वो T पे पहुंच गया और अब वो Y का N मान के चलते हैं डैश डैश कंज्यूम कर रहा है। पहले वो M अमाउंट करता था, अब वो M डैश अमाउंट कर रहा है। समझ पा रहे, समझ पा रहे ना आप लोग। ये जो ग्राफ है इसको हम थोड़ा बेहतर ढंग से बना देते हैं ताकि आप लोग उसको जो है वो, ये सिर्फ समझाने के लिए हम ऐसे ऐसे बनाए। इसको आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बनाएंगे जब आप इस चीज को समझ गए हो, पहले हम ये समझा देते हैं थोड़ा। इसमें क्वेश्चन देखिए, अब इनकम जो है उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये ग्राफ आप कैसे बनाएंगे एग्जाम में। यहाँ पे इनकम जिस लेवल से बढ़ा है उसी लेवल से कम करें। तो अगर बी एल डैश 1 से अगर बढ़ा है, इसको सिंपली आर एस से हम घटा दे रहे हैं। ये पोर्शन हम उसी उसी के पैरेलल, उसी के पैरेलल हम ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये हम कंपनसेट कर रहे हैं। इस पार्ट को कंपनसेट वेरिएशन इन क्या बोलते हैं वो, तो कंपनसेट वेरिएशन इन इनकम कहते हैं। कंपनसेटिंग वेरिएशन क्या है, तो कंपनसेटिंग वेरिएशन क्या है, अगर हम x के केस में देखें तो x के केस में क्या है, तो वो s से L1, ये जो पार्ट है ये है हमारा S से L1 जो है ये कंपनसेटिंग वेरिएशन है। और y के कंडीशन में अगर हम देखें तो B से R तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा कंपनसेटिंग वेरिएशन है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहां पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखें तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कौन सा है, तो अगर हम x के केस में देखते हैं तो हम जो m से m1 पे पहुंचे हैं, ये जो हम m से m1 पहुंचे हैं, दिस पार्ट इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और y के केस में अगर हम देखें तो जो हम n से n डैश में पहुंचे हैं ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। समझ गए। अब आप लोग इस ग्राफ को कैसे बनाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, इसको हम बताते हैं। देखिएगा कि ये ग्राफ आप लोग को कैसे ड्रॉ करना है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ पाए। ब्लैक ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस लाइन को और इस लाइन को बहुत प्यार से खींचिएगा। ठीक है, ये हमारा x है, ये हमारा y है। अब इसको आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा ओरिजिन की तरफ लेके जा सकते हैं ले जाइएगा। फिर यहां से पैरेलली ग्राफ खींच लीजिए, क्योंकि अब आप लोग को पता है ये सब क्या है, तो आप लोग आराम से, सिर्फ आपको एग्जामिनेशन हॉल में बताना है। ये डिफरेंस कर्व खराब बन गया, इसीलिए इसको थोड़ा ठीक करते हैं। देखिए ये पैन टैब में मेरा ना, हम खींचना कुछ और चाहते हैं और खींचा कुछ और जाता है। ये हो गया हमारा Q, ये हो गया हमारा T। अब ये हमारा प्राइस जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा L1 हो गया, ये हमारा L है ओरिजिनल, ये हमारा S है, ये हमारा R है, ये हमारा B है। यहाँ पे हम N वाले पोर्शन पे हैं
और यहां पे हम एन डैश वाले पोर्शन पे, ठीक है, एम और एम डैश वाले पोर्शन पे इसको ऐसे ड्रॉ कीजिएगा। समझ पाए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग। नहीं समझ पाए तो बताइएगा, हम आपसे ये ग्राफ बहुत अच्छे से ड्रॉ करवाएंगे। ये आप लोग समझ गए, इसमें से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कौन सा है और कंपनसेटिंग वेरिएशन वाला पार्ट कौन सा है। यहां आप लोग एक चीज देख रहे हैं कि जो प्राइस है यानी रिलेटिव प्राइस, ये रिलेटिव प्राइस है, अगर ये गिर रहा है तो उससे कमोडिटी का कंजम्पशन क्या है, तो वो बढ़ रहा है, ठीक है, कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है, एक के घटने से दूसरा बढ़ रहा है, ये भी लॉ ऑफ डिमांड की तरह काम कर रहा है। समझ गए, समझ गए ना इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से। चलिए बढ़िया है, फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हुआ कंप्लीट। अब हम लोग आगे का पार्ट देखते हैं। वो पार्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आपको क्या याद रखना है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में याद रखना है कि रियल इनकम का जो असर है इसको हमको कांस्टेंट रखना है, और इसको कांस्टेंट रखने के लिए जो हम चीज यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें सेम आईसी पे बने रहना है, और इसको कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करते हैं, तो कंपनसेट करते हैं, ठीक है, कंपनसेट करते हैं। यहां पे आप देखिए, ये हम कंपनसेट कर रहे हैं, इस पार्ट में कंपनसेट कर रहे हैं पार्ट को, ठीक है। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसका देखेंगे, वो है कि कीमत प्रभाव आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में संबंध, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसको भी हिक्स ने अलग और स्लट्सकी ने अलग दिया है। हिक्स ने बताया है कि हिक्स बोलते हैं कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है, प्राइस इफेक्ट इज नथिंग बट इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को जोड़ देंगे तो वो प्राइस इफेक्ट बन जाएगा। इन तीनों के बीच में यही रिश्ता है, ठीक है, यहीं से हम सब कुछ कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए क्या होगा, तो प्राइस इफेक्ट माइनस इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट के लिए क्या होगा, तो प्राइस इफेक्ट माइनस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यही जो है वो रिलेशन बताया है हिक्स ने, ठीक है। अब इसको कैसे, तो सारे इफेक्ट्स को एक ही ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप लोग को सारा ग्राफ पता है तो हम सिर्फ ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये हमारा पी है, बी एल, ये हमारा बी एल डैश है, ये हमारा इसी के पैरेलल एक ये बना है, ठीक है, और ये है हमारा पहले का इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये है हमारा दूसरे का इक्विलिब्रियम, और ये है हमारा, देखिए ये हमारा ये IC1 है, ये IC2 है, ये X है, ये Y है, ठीक है। ये हमारा है P, B की जगह P मानते हैं थोड़ा समझने के लिए सिर्फ, और ये हमारा L1 है, ये हमारा L2 है, ये हमारा, इसको हम AB का नाम दे रहे हैं इसीलिए वहां पे PL की जगह BL रहे, कुछ नहीं, नाम आप जो देना चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा ग्राफ। अब इसमें हम कलर चेंज करते हैं और आपको समझाते हैं। ये सारा ग्राफ, सारा प्राइस इफेक्ट, देखिए यहां से अगर आप देखें
तो ये जो पॉइंट है ये है हमारा Q, ठीक है, ये है हमारा R और ये है हमारा S, ठीक है, ये है हमारा S। अब यहां से अगर आप देखें तो जो ये पोर्शन है बी L1 से L2 पे शिफ्ट होकर के Q से R तक हम जो शिफ्ट किए हैं, क्या ये Q R के लाइन को हम मिलाएं तो क्या ये हमारा प्राइस इफेक्ट नहीं, इनकम इफेक्ट नहीं है, सॉरी ये हमारा प्राइस इफेक्ट होगा, ठीक है, ये हमारा प्राइस इफेक्ट है, क्योंकि प्राइस L1 से L2 पे शिफ्ट किया है तो हम Q से R पे शिफ्ट कर चुके हैं, ये हमारा प्राइस इफेक्ट है। और ये हमारा प्राइस इफेक्ट है और ये जो कर्व है वो क्या है, तो ये वो कर्व है पीसीसी। और वहीं आप यहां पे ये भी चीज को ध्यान से देखिए कि अगर हम एस से आर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या ये हमारा इनकम इफेक्ट नहीं है, ये हमारा बजट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनली ऊपर शिफ्ट नहीं कर गया है, ठीक है, ये हमारा, इसको देखिए इनकम इफेक्ट में क्या होता था कि जो ग्राफ यहाँ पे कर्व है वो ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाता था, प्राइस इफेक्ट में क्या होता था कि ऐसे यहाँ पे कर्व और फिर ऐसे यहाँ पे कर्व, ठीक है, ये इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, ये इनकम इफेक्ट। तो वो देखिए ये यहाँ से यहाँ आकर के और यहाँ से L1 से L2 पे शिफ्ट करना, क्या ये प्राइस इफेक्ट नहीं है, और क्या AB से PL2 पे शिफ्ट करना ये इनकम इफेक्ट नहीं है, तो ये इनकम इफेक्ट है और ये लाइन क्या है, तो इनकम कंजम्पशन कर्व है। अब यहाँ पे आप देखिए अगर आप इसको मैच कराना चाहें तो ये क्यू का नाम हम देते हैं M, ठीक है, इसका नाम देते हैं हम इसको थोड़ा एक काम करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा और अच्छे से खींच देते हैं ताकि थोड़ा बेहतर लगे देखने में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां से एस पॉइंट जो है वो यहाँ, ये है हमारा L1, ये है हमारा K और ये है हमारा, ये बिंदु है L1, ठीक है, ये बिंदु है K और ये है हमारा इसको नाम देते हैं KLMN, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये अगर हम सबको एक साथ प्लॉट करते हैं तो ये हमारा बनता है। अब यहां से आप इस चीज को समझिए, ब्लैक नहीं, ब्लू नहीं, ग्रीन लेते हैं। ये देखिए ये यहां से यहां जब हम इनकम को, रियल इनकम के प्रभाव को खत्म किए तो क्या ये हमारा कंपनसेटिंग वेरिएशन नहीं है, ये जो M से K की ओर गए हैं ये इसी कर्व पे रहते हुए जो हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, क्या ये पोर्शन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं है, और क्या ये K से N की तरफ ये इनकम का शिफ्ट करना, आईसीसी का शिफ्ट करना, क्या ये पार्ट हमारा इनकम इफेक्ट नहीं है, ठीक है, और ये पार्ट हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं है। और आप देखिए इस इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो क्या ये हमारा प्राइस इफेक्ट नहीं बन रहा है, क्यू से आर की ओर शिफ्ट करना। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ अगर हम एक ग्राफ ऐसे सिर्फ सिंपली यहाँ पे हम इक्वेशन लिख के समझाना चाहें आपको इसी ग्राफ का, तो आप लोग समझ सकते हैं, अगर कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप लोग जरूर हमको बताइएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है, सिर्फ ग्राफ को समझना है और कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू M से N, M से N यही तो हम लोग देखे, Q से R पे शिफ्ट करना। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज क्या, तो M से K पे शिफ्ट, M से K, और इनकम इफेक्ट क्या, तो K से N। अब यहां पे अगर आप देखें तो क्या प्राइस इफेक्ट जो है वो यहां पे देखिए, MN बराबर क्या, M से K और फिर K से N है, MK प्लस KN,
तो यहीं पे तो प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट प्रूव हुआ इस ग्राफ से। यही तो हिक्स ने कहा था कि प्राइस इफेक्ट इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। यहाँ पे देखिए आप, है ना, प्राइस इफेक्ट इज इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। समझ में आ गया? ये है हमारा दोनों के बीच का रिलेशनशिप, और ये यहीं पे होता है। इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं क्योंकि ये थोड़ा हैवी डोज हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, ठीक है? अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग बात कीजिएगा फिर मेरे से, फिर हम इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक बार फिर आप लोग को समझा देंगे। अगर नहीं आता है समझ में तो वैसे ये वीडियो है तो आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छे से देखिए, पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए अपना ऑप्शनल को, क्योंकि फाड़ के रख देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत। अच्छे से रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।